हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो है 1.24 जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है ना, ये आपके पास दो लार्ज पैरेलल प्लेट मेटल है जो कि इनको बिल्कुल नज़दीक रखा गया है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस and of magnitude 17.0 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों की जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, एक की है प्लस सिग्मा, एक की है माइनस सिग्मा, दोनों अपोजिट साइंस में है, दोनों अपोजिट साइन में है। साथ में इनका जो वैल्यू है ना वो भी दिया गया है, कितना 17.0 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपके है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। तो आपका ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव होगा ना, जिसे बनाते थे आप, प्लेट जो बनाते थे ना, बनाते थे कैपेसिटर में। तो खैर नहीं भाई, अभी तो आपने कैपेसिटर को डील नहीं किया है। तो ये आपके पास दो प्लेट, सिंपल दो प्लेट है, ठीक है ना। और इस प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है वो मैंने आपको बताया है गॉसेस लॉ में। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ये आपका फर्स्ट प्लेट मान लो है, इसके आउटर रीजन मान लो कोई एक्स पॉइंट है, इस रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, ये आपके सेकेंड प्लेट के राइट साइड में जो आउटर रीजन यहाँ पर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। एंड पूछा हुआ है कि एंड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये सब आप जानते हो, बट हम लोग 1 बाई 1 करके उसके कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले आप देखते हो कि जो आपको दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दी गई है, वो सिग्मा दिया गया है इज इक्वल टू व्हाट, ये दिया गया है 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको हमने पहले पॉइंट आउट कर लिया। ठीक है बेटा जी। अब देखते हैं कि एक्स पर, यहाँ पर एक्स पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो एक्स पर क्या करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, आपको पता है ना कि जब एक चार्ज शीट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना बनाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक प्लेट चार्ज शीट बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको ये पता है कि अगर एक लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट शीट आपकी है, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए एक्स पर अगर हम पॉजिटिव, क्या हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड कर रहा है, तो कहोगे सर आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्म बनेगा। तो सबसे पहले देखो हम एक्स की बात करते हैं कि अब एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटसाइड, मतलब हम लोग सबसे पहले कौन सा करते हैं, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, हम यहाँ इधर की बात करते हैं। तो ई एक्स कितना होगा, देखो पहली प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो अपने से दूर बनाएगा, इसको हमने ई ए ले लिया, तो आपने कहा ई ए बना। और जो आपका सेकेंड प्लेट है एक्स पॉइंट पर अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना, तो उसको हमने ई बी ले लिया, ई बी ले लिया। तो एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपने ऐसे कर दिया, नो प्रॉब्लम। हालांकि दोनों को ऐड करना था, बट अपोजिट डायरेक्शन की आपने कहा, इधर हमने पॉजिटिव लिया, इधर हमने नेगेटिव कर ले लिया, ई ए माइनस ई बी हो गया। और ई ए की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बी भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी तो सेम है, बट क्या है, सिर्फ दोनों की साइन अपोजिट है। तो आपने कहा सिग्मा, अब तो बताओ एक्स पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। मतलब प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिला। अब हम जेड पे भी निकाल सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब जेड पे निकालोगे तो क्या होगा, देखो ई जेड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट जेड, जो कि सेकेंड प्लेट के आउटसाइड में है। ये तो ए का हो गया रिजल्ट। अब बी का देख लेते हैं कि जो आउटसाइड, सेकेंड प्लेट के आउटसाइड पे ये जेड। तो बताइए ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगी, अपनी तरफ बनाएगी, ई बी, इसको बी प्लेट माना है क्योंकि नेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। और जो पॉजिटिव प्लेट है वो जेड पर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपने से दूर बनाएगा। दोनों की वैल्यू इक्वल, दोनों अपोजिट, ई नेट कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपने कहा कि यहाँ भी क्या आएगा, ई नेट आपका 0 आएगा। तो ई जेड भी क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब दोनों प्लेट, अगर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, अगर इस पर प्लस सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा है, दोनों प्लेट के आउटर स्पेस में, आउटर रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलने वाला है। इन बिटवीन देख लेते हैं, मान लो कोई पॉइंट आपने वाई ले लिया, तो इस वाई पर पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और नेगेटिव क्या बनाएगा, अपनी तरफ बनाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे,
आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अगर मान लीजिए इन दोनों प्लेट के बीच में वाई कोई पॉइंट आपने लिया, तो वाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा? ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट राइट साइड, एंड ड्यू टू निगेटिव प्लेट वो भी राइट साइड, क्योंकि निगेटिव प्लेट अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो सी पॉइंट पे देखिएगा इन बिटवीन द प्लेट क्या होगा? अगर मान लो ई वाई की बात करें तो ये जो आपका ई ए है और प्लस ई बी दोनों ऐड हो जाए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ऐड हो गए। तो ई वाई कितना आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो अगर आपने कहा कि ई इन कितना आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इन बिटवीन द प्लेट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, एंड आउटसाइड द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलने वाली है, अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट साइन में हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, अब अपन जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा देखो ये 1.25 क्वेश्चन आपका है। An oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम। एक ऑयल ड्रॉप यहाँ पर है, एयर में है, इस पर जो इसका वेट कितना है? mg होगा, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा, ठीक है ना। इस पर कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है? इस पे 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अगर ये 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया गया है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो ये, और इस पे जो है कि अगर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस ऑयल ड्रॉप पर फोर्स कहाँ लगाएगी? अपने अपोजिट लगाएगी, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्योंकि स्टेशनरी है तो इसका ये मतलब हुआ इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो mg के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी तो ये रहेगा स्टेशनरी, और ये इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तभी इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा बेटा। तो ये सब कंडीशन आप समझ रहे हो। तो ये कह रहा है कि ये आपकी जो आपका जो ऑयल ड्रॉप है ये स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में अगर है। ये मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट है। द डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी दी गई है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है इसकी डेंसिटी। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, इसकी क्या रेडियस होगी उसे कैलकुलेट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर जी की वैल्यू आपको दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी आपको दिया गया है। तो आपने कहा कि भाई एज ड्रॉप इज स्टेशनरी, कंडीशन है दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, क्यू ई इक्वल टू एम जी, है ना बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को 1 बाय 1 करके लिख लेंगे। देखो क्यू ई इक्वल टू एम जी बराबर है, तो फिर हमको जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो बताइए अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर आपने 1 कर लिया, तो एक एक करके सारे पैरामीटर को हम पॉइंट आउट करते हैं। क्यूब निकालना हमको है कि भाई इस पर चार्ज कितना है वो निकाल लो, क्योंकि बिगर चार्ज के तो फार्मूला बनेगा नहीं। तो चार्ज के लिए कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं? 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो आप देखोगे चार्ज ऑन स्फीयर क्या होगा बेटा जी? चार्ज ऑन स्फीयर क्या होगा? Q इक्वल टू होता है N इंटू ई होता है। N कितना? नंबर ऑफ 12 है, इंटू ई कर लेंगे, ये आपका चार्ज आ गया 12 इंटू ई आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है बेटा जी। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है कितना? 2.25 इंटू 10 टू पावर इज वॉट? 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये दिया गया है, ठीक है बेटा जी। अच्छा, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल कितना दिया गया? रो की वैल्यू क्या दी गई है? रो की वैल्यू आपको दी गई है डेंसिटी ऑफ, ये दिया गया 1.26 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो इसी चीज़ को आपको ये सब याद रखिएगा। एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन आपको दिया है यही आपको यहीं पर आपको कन्वर्ट करना भी सिखाना होता है उसको, कि आपको कन्वर्ट करके ही देखो सब। ये भी एसआई में है न्यूटन पर कूलम, ये भी आपका एसआई में, चार्ज भी आपका कूलम में है, एसआई यूनिट में है। तो क्या आपकी डेंसिटी भी एसआई में रखनी होगी? आपको कैसे बिल्कुल रखनी होगी। इसको हमें क्या करना है? 1.26 kg पर मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे इसको? देखो 1.26 ये ग्राम
अपॉन क्या है सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो इसे चेंज करते हैं हम लोग कैसे 1.26 इंटू 10⁻³ kg है ना, ये होगा kg में, अपॉन सेंटीमीटर को चेंज कर दो किसमें मीटर में, तो हो जाएगा तुम्हारा 10⁻² का होल क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब लगा हुआ यहाँ पर है, इसको ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा -6, इसको ऊपर ले जाएंगे +6 हो जाएगा तुम्हारा, कितना बन जाएगा 1.26 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा +3 kg/m³। यही कन्वर्जन इंपॉर्टेंट था, यहाँ भी इसको भी देखना पड़ता है, मतलब हर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये भी देखना पड़ता है कि हमें कन्वर्ट करके भी आगे बढ़ना पड़ता है। कन्वर्जन नहीं किया तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको हर चीज़ वो सिखा रहा है, ठीक है ना, कि सिचुएशन को भी समझो, साथ में जब भी पैरामीटर डाटा को कन्वर्ट करना हो तो सबको एक सिस्टम में लाकर फिर सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा। ये सब चीज़ें आपने कर ली। तो अगर आप सारे डाटा आपने पॉइंट आउट कर लिए और डेंसिटी भी आपने पॉइंट आउट कर ली और सारी वैल्यू आपको दी गई है, तो आप कह सकते हो कि सर Q E = m × g होता है, ठीक है ना। तो Q × E = m की वैल्यू क्या होगी, m क्या है, मास ऑफ द स्फीयर होता है, डेंस क्या, अच्छा मास कितना होगा बेटा जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो अब वॉल्यूम कितना बटेगा बेटा जी, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r³ है ना, इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये Q × E हो गया। अब देखो अगर मैंने आपसे यहाँ से कहा कि बताइए r³ क्या होगा, तो आपने क्या कहा कि r³ आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा जी 3n, Q क्या है n के बराबर है ना, रख लेते हैं इसको भी आपको दिक्कत ना हो जैसे, तो आप यहाँ लिख लोगे Q की वैल्यू है n × E 12 × E ना, और कैपिटल E = 4/3 पाई r³ इंटू रो इंटू जी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं किसके लिए, r के लिए, तो r³ क्या होगा, r³ हो जाएगा 3ne कैपिटल E अपॉन 4 पाई रो इंटू जी। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 3 रख दिया, n की वैल्यू क्या है, कैपिटल N की वैल्यू 12 है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻, क्या है -19 है बेटा, ओके। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 2.55 इंटू 10⁻⁴ है। आई थिंक मेरी बात समझ पाए, अपॉन क्या रख दिया आपने 4 इंटू 3.14 इंटू 1.26 है ना बेटा, इंटू 10⁻3, और इंटू क्या है आप जी की वैल्यू क्या है 9.81। सारी वैल्यू को रख करके सॉल्व करोगे तो व्हाट इज़ द रिजल्ट 0.94 इंटू 10⁻−18, ये तो r³ की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब r की वैल्यू निकालोगे तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r, इसका क्यूब रूट लोगे 0.94 इंटू 10⁻−18 पावर 1/3, क्यूब रूट लेते ही क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसलिए एनसीईआरटी के प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, ठीक है बेटा जी। इसलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब उसको आप विजुलाइज करोगे तो आपको चलेगा पता कि वास्तव में एनसीईआरटी का भी अपना एक स्टैंडर्ड है। इसलिए इसके सारे क्वेश्चन पे फोकस करिए और 1 बाई 1 उसके जो फैक्ट्स हैं उनको समझिए, तभी आप जो है कि आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आने वाले कंपटीशन हैं उनमें आप लोग क्या है बेहतर कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा हम लोग एनसीईआरटी का 1.26 एक्सरसाइज देखते हैं कि विच अमंग द कर्व शोन इन द फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो ये पूरे के पूरा जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड है और उसकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो देखते हैं 1 बाई 1 करके, प्रॉपर्टी आपको क्लियर है, 1 बाई 1 करके हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा जी आप देखो ध्यान से कि सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं। आपका ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ तो करेक्ट है। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी किसी कंडक्टर से बाहर निकलती है या कंडक्टर के अंदर एंटर करती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है।
तो क्या वास्तव में यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई गई हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए, क्या वास्तव में सरफेस के नॉर्मल हैं? तो कहोगे सर नहीं, क्योंकि रैंडम दिखाई पड़े। देखो ये बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर दिया गया, इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है, रैंडम तरीके से लाइन को ड्रॉ किया गया है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी प्रॉपर नहीं है, इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए है वो इनकरेक्ट होगा। क्या होगा ये? तो आप कहोगे सर कैन नॉट पॉसिबल। ये क्या होगा? कैन नॉट पॉसिबल। ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के नॉर्मल नहीं है और रैंडम तरीके से वो निकलती हुई दिखाई पड़ रही है, अलग अलग डिफरेंट एंगल से। अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है। अच्छी बात है, पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव में टर्मिनेट होती हैं। तो अच्छी बात है, यहाँ से निकल गई और आकर के इसमें टर्मिनेट हो गई। पहली बात ये है कि ये जो लाइन आपको दिखाई गई है जाते वक्त, तो ये यहाँ से पॉजिटिव से आकर के नेगेटिव में लाइंस टर्मिनेट हो रही है, यहाँ तक तो सही है। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या है कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके ओरिजिनेट हो रही है नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव में टर्मिनेट हो रही है, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका गलत हो गया। फिर पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई, पॉजिटिव में ही टर्मिनेट हो गई। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये भी फिगर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा जी, ये भी आपका इनकरेक्ट है। आते हैं सी पर देखो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इसलिए बेंड होकर के ऐसे निकल जाएंगी। और ये प्रॉपर डायग्राम है, पॉजिटिव के बीच में आपका नल पॉइंट भी आता है। तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इसलिए कहेंगे ये आपका जो ग्राफ है वो पॉसिबल है, ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो पॉसिबल है। ये आप कहेंगे दिस इज द पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी को कैसे विजुलाइज करा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो समझ रहा है उसकी प्रॉपर्टी को जिसने पढ़ा हुआ है वही इसको कर पाएगा। डी में देखो, डी में सिंपल बात है, ये भी तो आपका इनकरेक्ट ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव से निकल कर पॉजिटिव में ही जा रही है, तो ये भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं। ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव से, टर्मिनेट भी हो रही हैं पॉजिटिव में और साथ में यहाँ पर इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, नॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन या नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं इसको, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। अब इसमें आते हैं ई वाले में। ठीक है, आपको ये आपका कंडक्टर है, ये भी आपका मान लो कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है पॉजिटिव से निकल कर कहाँ जाती है, नेगेटिव में जा रही हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर गिर रही है, अच्छी बात है। यहाँ से पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही हैं, वो भी अच्छी बात है। यहाँ सरफेस पर उन्होंने ध्यान रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, सरफेस के नॉर्मल हो, है ना। लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्होंने बनाया, यहाँ देखो यहाँ पर क्लोज लूप बना दिया है। इस पूरे के पूरे पिक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी मिल रही हैं जिसमें क्या बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, तो ये भी आपका नॉट पॉसिबल है। तो इस तरीके से डायग्राम को देख करके आप चीज़ों को डायग्राम को देख करके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन कौन से डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है और किसमें नहीं है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा जी। अब बेटा ये 1.27 क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, जेड डायरेक्शन में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है ही बेटा जी, साथ में वो कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। और जेड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इस रेट से वो है पर कूलम पर मीटर,
इस रेट से वो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती हुई हमको मिलेगी। व्हाट आर द फोर्स एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई अ सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है बेटा जी। तो हम लोगों को फोर्स और मोमेंट, हम लोगों को एक डाइपोल बनाना पड़ेगा, जेड के अलॉन्ग डाइपोल मोमेंट भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ सिस्टम हैविंग टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू -7 सेंटीमीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट कहाँ है? नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो आपको उस पर फोर्स निकालना है और आपको टॉर्क निकालना है। तो हम लोग फिजिकल सिचुएशन को पहले समझते हैं, इसके बाद 1 बाई 1 उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी हमारा मान लो एक्स एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस में क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। तो हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे कैसे बनाएंगे? ऊपर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम रखेंगे माइनस क्यू, यहाँ रखेंगे हम प्लस क्यू। तभी तो आपका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आएगा, माइनस से प्लस क्यू की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है बेटा जी, ये तो आपने डायग्राम बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में है, उसको भी हमने बना दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। उसका जो रेट है, चेंज होने का रेट जो है वो 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, पर मीटर। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द जेड डायरेक्शन। ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द जेड कितना है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू जेड डायरेक्शन। ठीक है ना। और इसके बाद आप जानते हो कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है उसके लिए फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया होगा। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, आपने सिंपल पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं, ठीक है ना, इफ़ वी प्लेस अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर आपने फोर्स का फार्मूला, टॉर्क सब निकाला था। अब बात हो गई नॉन यूनिफॉर्म की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, जेड पर डिपेंड कर रही है, तो आप यहाँ लिखोगे फोर्स ऑन अ डाइपोल इन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप लोग पॉइंट आउट करो क्योंकि न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको कर रहा हूँ एक्सप्लेन। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया तो फोर्स कितना एक्ट होगा? फोर्स एक्ट होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया आपने और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है उसको ले लिया इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उस पर फोर्स एक्ट होगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू दी गई है वो 10⁻⁻7 दी गई है। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द जेड डायरेक्शन क्या दिया गया है? 10⁵ दिया गया है। इसको हमने इक्वेट किया तो 10⁻² न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है किस पर? डाइपोल पर, 10⁻² न्यूटन का फोर्स। ये तो कंफर्म हो गया कि जो फिर फोर्स, अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इसको भी हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फोर्स, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इतना फोर्स एक्ट हो रहा है लेकिन ये किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको भी निकाल सकते हैं। देखिए फोर्स तो आपको जेड के अलॉन्ग ही मिलने वाला है। आपको पता है कि ये आपका ओरिजिन आपकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टेप बाय स्टेप जो है, अगर हम प्लस क्यू से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने लगती है क्योंकि जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि इस पर जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मान लो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, अरे इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है? E1 है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो E2 है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो बड़ा कौन होगा बेटा? E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है, तो आप कहोगे सर E1 बड़ा होगा E2 से।
इसका मतलब माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स प्लस क्यू से ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस क्यू में जो फोर्स लगेगा कितना, कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ऐसे, है ना बेटा जी। कितना होगा, क्यू इंटू E1 होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और क्यू पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो ऊपर ही की तरफ है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है जेड के अकॉर्डिंग वो बढ़ रही है, तो बढ़ने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा, यहाँ पर कम, डायरेक्शन दोनों के लिए सेम है, ऊपर की तरफ है, तो माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ, और प्लस पे कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये क्या आ जाएगा आपका, Q इंटू E2 आ जाएगा। अब Q इंटू E1 और Q इंटू E2 में बड़ा कौन है, Q इंटू E1 बड़ा है, क्योंकि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है। इसका मतलब पूरे के पूरे डाइपोल पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, एक चार्ज पर फोर्स कहाँ, नीचे की तरफ, पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम है पूरा का पूरा, तो माइनस क्यू पर फोर्स लगा डाउनवर्ड, प्लस क्यू पर अपवर्ड, तो बड़ा कौन है, क्यू E1 बड़ा है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल का क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि क्यू E1 आपका बड़ा है। ठीक है बेटा जी। तो आप यहाँ पर डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप अगर वेक्टोरियली इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो क्या, कि जो फोर्स लगा वो नेगेटिव में लगा, -10⁻², क्या आएगा, K, या ऐसे कह सकते हो आप ना कि फोर्स तो आपका मैग्नीट्यूड कितना है, -10⁻², और इंटू -K डायरेक्शन बन जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि नेट आपका डाउनवर्ड आएगा, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू आपकी छोटी है, तो ये आपने ये वेक्टोरियली आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बेटा जी। अब हम बात कर लेते हैं टॉर्क की। टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होगा, तो टॉर्क ऑन डाइपोल कितना होता है बेटा जी, ये होता है P क्रॉस E, या होता है PE साइन थीटा इन मैग्नीट्यूड, है ना बेटा जी, PE साइन थीटा। तो P कितना है, डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन कहाँ पे है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा कितना है, वो है 180। तो यहाँ लिखेंगे PE साइन 180 इक्वल टू 0। तो टॉर्क क्या आ गया आपका, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू 0 आ गया। तो कोई भी टॉर्क यहाँ पर एक्ट नहीं होगा, बट फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है इस केस में, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन भी निकाल लिया आपने और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया आपने, और टॉर्क तो एक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है, और उनके बीच का जो एंगल आपको मिल रहा है वो 180 डिग्री मिल रहा है। तो टॉर्क होगा PE साइन 180 डिग्री, साइन 180 आपका 0 होता है, इसलिए आपका टॉर्क एक्ट ऑन डाइपोल इज इक्वल टू 0। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी बेटा जी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ओके बेटा, ये देखिए NCERT का 1.28 क्वेश्चन आपका है कि अ कंडक्टर विथ अ कैविटी एज सोन इन द फिगर, है ना, ये आपको फिगर दिखाया गया है, ये आपका कंडक्टर अंदर एक कैविटी बनी हुई है, ठीक है ना, इज़ गिवन अ चार्ज कैपिटल Q, इसको हमने कैपिटल Q चार्ज हमने बाहर से कहीं से दिया होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि कंडक्टर अगर है ये, तो इस कंडक्टर के सरफेस पर जो है, जो चार्ज आपने सप्लाई किया है वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली मतलब सरफेस पर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। और अगर ये स्फेरिकल बिल्कुल सिमेट्रिकल सरफेस है तो यूनिफॉर्मली होगा, और नॉन सिमेट्रिकल है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। जहाँ पर शार्प एज होगी वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर फ्लैट होगा वहाँ डेंसिटी कम होगी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। खैर उसको हमें डिस्कस यहाँ नहीं करना है, बट हम जानते हैं कंडक्टर को अगर हमने चार्ज दिया तो वो चार्ज जो है कंडक्टर के सरफेस पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, अंदर नहीं जाता है, ये आप जानते भी हो। शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। पहला है कि आपको ये दिखाना है कि चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा, वो सरफेस पर ही क्या है, वो सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा आपको बताना है या आपको शो करना है, आपको दिखाना है कि ऐसा होता है। तो आप जान ही रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है कि सरफेस पर ही चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर नहीं जाता है। बी पॉइंट कहता है कि अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज Q इज़ इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए। मतलब ये हुआ कि एक ये आपका कंडक्टर है जो कि पहले से दिया गया है, ये इसकी कैविटी बनी है अंदर, है ना, कैविटी आपकी ये है। एक दूसरा कोई हमने चार्ज लिया
कंडक्टर लिया हमने, छोटा सा कंडक्टर, उस कंडक्टर को हमने बी माना, उस पर चार्ज हमने क्यू दे दिया, इस कैविटी के अंदर उसको चार्ज को हमने, उस कंडक्टर को हमने इस कैविटी के अंदर रख दिया। तो अंदर रखने के बाद फिर क्या पूछ रहा है कि और ऐसा रखा कि आपका जो ये क्यू है, ये जो कंडक्टर आपका बी कंडक्टर, वो ए से कांटेक्ट में ना आए, है ना। ये पूरा का पूरा जो कंडक्टर उसको हमने ए माना है ना, अंदर कैविटी है। तो जो आपने छोटा सा कंडक्टर बी लिया हुआ है जिस पर चार्ज आपने क्यू दिया हुआ है, वो कंडक्टर ए के कांटेक्ट में ना रहे, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए। ए से क्या है, वो इंसुलेटेड है, कोई कनेक्शन नहीं है। शो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए, ये जो ए है ना, ये जो कंडक्टर आपका ए है, इज क्यू प्लस क्यू। इस पर दिखाना आपको है कि इस पर क्या आ जाएगा, क्यू प्लस क्यू आ जाएगा। ये आपको भी, इसको भी आपको दिखाना है, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया नेक्स्ट पॉइंट। सी में पूछ रहा है कि अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शिल्डेड, a sensitive instrument is to be shielded from the strong electrostatic field in the environment, suggest a possible way। तो आपको देखना है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जिसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। आपको पता है कि चार्जेस हर जगह दिखाई पड़ते हैं आपको, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज बहुत लॉन्ग होती है। तो कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट अगर आपने ऐसे खुले में रख दिया तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं से पड़ जाएगी और वो डैमेज हो जाएगा, या वो उसकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से उस पर कोई ना कोई इफेक्ट आ जाएगा। तो अब उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्या कोई पॉसिबल वे है कि जो इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उससे हम उस इंस्ट्रूमेंट को बचा सकते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन का हमको आंसर 1 by 1 देना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो पहला देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में जो है हमारा ए पार्ट है, उस ए पार्ट को देखेंगे 1 by 1 करके। तो बेटा जी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें दिखाना है कि चार्ज जो है आउटर सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके लिए क्या किया आपने इसके लिए क्या किया, देखो आपका जो मेटल इनर सरफेस, जो आपको पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये तो आपको पता है। तो आपने कहा कि अगर हम चार्ज देते हैं तो वो आउटर सरफेस पे ऐसे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा आप मानते हो। इसको आपको प्रूफ करना है। तो मान लिया आपने कहा कि सर हमने कोई पॉइंट यहाँ लिया है ना, एक पॉइंट हमने पी लिया। अब इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना क्या होगा, ठीक है बेटा जी। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होता है। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पी पर आपने बनाया गॉसियन सरफेस, ये आपने बनाया गॉसियन सरफेस, ऐसे बना दिया। और आपको पता है कि गॉसियन सरफेस अगर आपने बना दिया तो अब इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस कहाँ बना हुआ है, ये गॉसियन सरफेस मेटल के अंदर बना हुआ है। ये तो कंफर्म आपको है। तो हाँ, यहाँ आप लिखते हो कि इनसाइड मेटल, ये आप जानते हो इन साइड मेटल ई पी इक्वल टू 0। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। आपको क्या प्रूफ करना, आपको ये प्रूफ करना जो आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है वो अंदर नहीं जाएगा, वो सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही आपको प्रूफ करना है। लेकिन आपको ये पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो कोई पॉइंट लेकर हमने बना दिया गॉसियन सरफेस। तो अब यहाँ पर क्या है, बाई गॉसियस लॉ हम यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉसियस लॉ यूज करेंगे। तो इस गॉसियन सरफेस क्या लिखा निकालेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल क्या होगा, ई, तो क्या होता है ई डॉट डी ए या डी एस, जो भी यूज करते हो आप। क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इस सरफेस के लिए इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो पता है ना आपको, ये तो फार्मूला पता है कि गॉसियन सरफेस बनाया हमने और इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड है, उसका फार्मूला क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा जी। अब देखते हैं कि क्या ये क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप कहोगे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको आप यहाँ लिख दोगे 0 इक्वल टू क्या है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट।
तो बेटा बताओ कि अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी चार्ज क्या है, कोई भी चार्ज जो है इस कंडक्टर के अंदर नहीं आ सकता है। वो कहाँ, अगर अंदर नहीं आएगा तो अपन कह सकते हैं कि ये सरफेस पर ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि अगर अंदर, आपने प्रूफ कर दिया ना कि भाई, अगर आपने कहा कि भाई देखो, आपने प्रूफ कैसे किया, आपने ये मान लिया कि भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता ही है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपने गॉसियन बनाया, सरफेस बनाया, वहाँ पर क्यू एनक्लोज से आपने निकाला और देखा कि जो क्यू एनक्लोज्ड है वो 0 हो गया। इसका मतलब कोई चार्ज अंदर नहीं आएगा। जब चार्ज अंदर नहीं आएगा तो कहाँ होगा डिस्ट्रीब्यूट, सरफेस पे ही होगा डिस्ट्रीब्यूट। तो आपने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया कि जो हम चार्ज चार्ज सप्लाई करेंगे किसको, इस कंडक्टर को, वो पूरा का पूरा सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है बेटा जी, ये तो आपका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया कि चार्ज सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकेंड केस में आते हैं। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या पूछा है पॉइंट बी कि अनदर कंडक्टर बी इज विथ। अब कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कंडक्टर ये है पूरा का पूरा, कैविटी के अंदर आपने एक दूसरा कंडक्टर आपने रख दिया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि बताइए सरफेस पर अगर दूसरा कंडक्टर रखा हमने, उस पर बी कंडक्टर जो कि ए से कनेक्ट नहीं है, उस पर प्लस क्यू चार्ज है। अगर उस पर प्लस क्यू चार्ज है तो आप ये बताइए कि जो आउटर सरफेस पर ऑटोमेटिक जो है क्यू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसको आप कैसे बताओगे। तो बी पार्ट को हम लोग देखते हैं, कैसे देखेंगे बी पार्ट को। देखो और इम्पॉर्टेंट भी है। आप ये कहोगे सर कि मान लीजिए, फिर हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि आपने कोई पॉइंट यहाँ पर पी लिया है ना। अब इस पॉइंट को आप पी लिया आपने, या पॉइंट पी लिया आपने, यहाँ पर बनाया गॉसियन सरफेस बना दिया। अब इस गॉसियन से आपको पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो तो 100% 0 है। चार्ज चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। तो आपने कहा कि यहाँ पर अगर फिर वही लगाएंगे हम बाई गॉसेस लॉ, क्या करेंगे तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू तो 0 होना ही होना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 0 है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो कितना आ गया, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स यहाँ कितना आ गया बेटा जी, क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू एनक्लोज कितना है, 0 है। जबकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज आपको दिखाई पड़ रहा है। क्यों, कि जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है उसके अंदर ही दूसरा कंडक्टर आपने रखा हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस यहाँ पर क्यू एनक्लोज आपका 0 आना चाहिए, 0 आना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप कहोगे सर प्लस क्यू तो रखा हुआ है। तो क्या होता है यहाँ पर, फिनोमेना क्या हो रहा है कि जो आपका कंडक्टर है, क्योंकि अंदर चार्ज को 0 करना है, तो ये जो आपने अंदर कंडक्टर रखा हुआ है वो क्या करेगा, वो चार्ज को इंड्यूस करेगा। इस मेटल से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। ये पूरे का पूरे मेटल पे फ्री चार्ज होंगे ना, फ्री चार्ज, तो उनको क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेगा। और इस सरफेस पर ए वाले के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे ऐसे। तो कितना आएगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज वो इस कंडक्टर पे जो अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उसी मैग्नीट्यूड के बराबर ही इस एक कंडक्टर के जो कैविटी के इनर फेस पर, कहाँ बेटा जी, कैविटी के इनर फेस पर इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा माइनस, वो कितना होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा बेटा जी। ठीक है ना। तो अब बताइए इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, एक तो प्लस क्यू है जो कि बी कंडक्टर वाला है, और एक जो है ए के इनर सरफेस पर जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है वो भी इसी सरफेस के अंदर है। तो आपने कहा कि जब नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चार्जेस तो हैं लेकिन नेट चार्ज आपका 0 हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो कि क्यू चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर ए वो इज इक्वल टू कितना आएगा, वो माइनस क्यू के बराबर आएगा। मतलब एक कंडक्टर की इनर सरफेस चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू के बराबर डेवलप होगा। तो क्यू नेट कितना आ जाएगा इनसाइड, तो क्यू जो एनक्लोज आया कितना आया, प्लस क्यू आया जो कि बी वाले कंडक्टर का है, और माइनस क्यू क्या है, वो आपका जो इंड्यूस हुआ है वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो ये कंडीशन फुलफिल कर गई। लेकिन अगर इस कंडक्टर ए के कंडक्टर से माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होकर के कहाँ आया है, इनर सरफेस पे आया है, तो आउटर सरफेस पे ही उतना प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा।
इंडक्शन हो रहा ना आता, तो यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा कहाँ पर, आउटर सरफेस पर, और माइनस क्यू कहाँ होगा, ए के इनर सरफेस पर। तो यही प्लस क्यू कैपिटल क्यू के साथ जो है आपका ऐड हो जाता है, तो आप कहते हो कि जो आउटर सरफेस पर चार्ज आएगा वो क्यू प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब बेटा तीसरे पार्ट को हम लोग देखते हैं, जो सी पार्ट आपका है, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज़ टू बी सील्डेड। अगर हमें किसी भी, आपको पता है कि अंदर जो है, अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ रख दिया ऐसे, ये कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ रख दिया, तो ये इंस्ट्रूमेंट बाहर के इफेक्ट से बिल्कुल सील्ड हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अंदर नहीं आ सकती है। तो मेटेलिक कहने, टू सील एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसिटिव डिवाइस वी कीप इनसाइड अ मेटेलिक एनक्लोजर। ये आपका मेटेलिक इनक्लोजर के अंदर जो है, अगर हमने उस फील्ड उसको रख दिया सेंसिटिव डिवाइस को, तो कभी भी बाहर वाला इफेक्ट अंदर नहीं आ पाएगा, ये बिल्कुल सेफ रहेगी। ठीक है बेटा जी, तो आप जो है मेटल के इनक्लोजर, मेटल में जो कैविटी है उसके अंदर आप रख सकते हो, रख कर उसे सेफ रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं पहुँचने वाली है। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एक नाम आया होगा एनसीईआरटी में, आप लोग देख लेना, उसी पर ये क्वेश्चन बना हुआ। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा जी, ओके। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं।